नमस्कार। आज हम फिर कक्षा 11वीं गणित में समुच्चय को लेकर के यहाँ पर हैं। समुच्चय में आज हम सबसे पहले उप समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे। उप समुच्चय, ये उप समुच्चय है क्या? तो कोई समुच्चय उप समुच्चय कहलाता है जब इस समुच्चय का प्रत्येक सदस्य किसी दूसरे समुच्चय का भी अवयव हो। मान लो ए कोई समुच्चय है, 1 2 3 4, और एक दूसरा समुच्चय भी है बी। इसके सदस्य हैं 1 2 3 4 5 6। यदि ऐसा है, एक समुच्चय ए है और एक समुच्चय बी है, तो समुच्चय ए को उप समुच्चय कहते हैं समुच्चय बी का। यह जो प्रतीक है उप समुच्चय का प्रतीक है। ए उप समुच्चय है बी का। कब? जब ए का प्रत्येक सदस्य, ये सभी सदस्य जो है, बी जो समुच्चय है उसका भी सदस्य हो, तब हम इसको लिखते हैं ए उप समुच्चय है बी का। हम यहां पर देखते हैं कि एक यहां भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। यदि ऐसा होता है तब हम इसको बोलते हैं ए उप समुच्चय है बी का। यहां पर हमको हमेशा ध्यान में रखना है, यदि इसी का एक ये है उचित उप समुच्चय, उचित उप समुच्चय, उचित उप समुच्चय कब होगा? उचित उप समुच्चय को हम इस तरह से दर्शाते हैं। मान ले जाए यही समुच्चय है, समुच्चय ए ये है और समुच्चय बी ये है, तब हम इसको उचित उप समुच्चय कहते हैं और उसको लिखते हैं ए उप समुच्चय है बी का। यहां पर से इक्वल का निशान गायब हो जाता है। हमको मालूम है कि किसी भी उप समुच्चय का जो प्रगुण है उसमें आता है, आगे इसको और पढ़ेंगे, तो वो है कि कोई समुच्चय स्वयं का भी उप समुच्चय होता है, ऐसा होता है। तो उसमें ये स्वयं का कहने का आशा ये है कि वो दोनों के अवयव सेम होते हैं, तो वैसी स्थिति रहेगा तो ये उचित उप समुच्चय नहीं होता है। बल्कि यदि बी में ऐसे भी अवयव हों, उचित उप समुच्चय का परिभाषा यह है, यदि बी के अवयव कम से कम 1 या 2 अवयव या 1 से अधिक अवयव ऐसे हों जो ए के अवयव नहीं हो। यदि एक्स अवयव हो बी का तथा एक्स अवयव ना हो ए का, कम से कम एक सदस्य ऐसा हो बी का जो ए का सदस्य ना हो, तब हम उसको ए को उचित समुच्चय बोलते हैं बी का, और बी को अधिसमुच्चय कहते हैं। बी को एक दूसरा समुच्चय, एक तो हुआ उप समुच्चय और एक आता है अधिसमुच्चय। अधिसमुच्चय, अधिसमुच्चय क्या होगा? यदि ए बी का उप समुच्चय है तो बी को ए का अधिसमुच्चय कहते हैं। उप समुच्चय और अधिसमुच्चय, तो ये दो हैं। उप समुच्चय का एक दूसरा रूप उचित उप समुच्चय है,
जिसमें हम ये बताते हैं कि कम से कम बी में एक ऐसा सदस्य है जो ए का सदस्य नहीं है, उस स्थिति को बोलते हैं उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय। दूसरा देखिए, उपसमुच्चय के प्रगुण, उपसमुच्चय के प्रगुण। इसमें पहला है रिक्त समुच्चय भी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय भी एक उपसमुच्चय होता है, ये पहला है। रिक्त समुच्चय को फाई से दर्शाते हैं। फाई एक उपसमुच्चय होता है। दूसरा है समुच्चय स्वयं एक उपसमुच्चय होता है। जैसे कोई समुच्चय है ए बी सी डी, तो ए उपसमुच्चय होता है ए का। ये कहा जा सकता है समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। तीसरा प्रगुण इसका देखें, ये है यदि ए उपसमुच्चय है बी का, ए उपसमुच्चय है बी का, बी उपसमुच्चय है सी का, तब ए उपसमुच्चय होगा सी का। एक प्रगुण यह है, ए यदि उपसमुच्चय है बी का, बी उपसमुच्चय है सी का, और तब यह हो जाएगा ए उपसमुच्चय होगा सी का, ये है। और एक प्रगुण है, ये दो उपसमुच्चय इक्वल होंगे यदि, ये चौथा नंबर का है, चौथा प्रगुण है, चौथा प्रगुण है यदि ए समुच्चय बी के बराबर होगा, यदि ए उपसमुच्चय हो बी का तथा बी भी उपसमुच्चय हो ए का, यदि ऐसा कंडीशन बनता है तब वह ए समुच्चय बी समुच्चय के बराबर होता है। और पांचवा को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे इसको। यदि कोई समुच्चय है जिसमें n अवयव हैं, n अवयव है का मतलब यह हुआ परिमित समुच्चय है, n अवयव वाले परिमित समुच्चय में उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या 2 की घात n होता है। इसको समझेंगे। जैसे मान लो किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या n है, तब ऐसे उपसमुच्चयों की संख्या जिसमें
अवयवों की संख्या शून्य हो, तो उसको हम लिख लेंगे शून्य अवयव वाले उप समुच्चयों की संख्या, यह हो जाएगा NC0। यदि n अवयव हैं, n अवयव में से यदि शून्य अवयव लेकर बनाई गई कुल उप समुच्चय होंगे NC0। एक अवयव लेकर बनाई गई उप समुच्चय की संख्या, इसको वैसे यदि n अवयव हैं उसमें से यदि एक अवयव लेकर के जब उप समुच्चय बनाएंगे तो उनकी संख्या हो जाएगी NC1। दो अवयव को लेकर बनाई गई उप समुच्चयों की संख्या क्या हो जाएगा NC2। n अवयव में से दो अवयव को केवल ले रहे हैं तब उप समुच्चयों की जो संख्या है वो NC2 हो जाएगा। इसी तरह से यदि हम n अवयव लेकर बनाई गई उप समुच्चयों की संख्या ये हो जाएगा NC1 NCN, n अवयव ले रहे हैं तो NCN। तो कुल उप समुच्चयों की संख्या, कुल उप समुच्चयों की संख्या यह हो जाएगा NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस इस तरह से NCN। द्विपद प्रमेय से इनका योगफल होता है 1 + 1 की पावर n और ये हो जाता है 2 की पावर n। तो इस तरह से हमारा जो n अवयव वाले परिमित समुच्चय में उप समुच्चयों की कुल संख्या जो है 2n 2 की घात n होता है। तो उसको इस तरह से हम सिद्ध कर सकते हैं, अगर परीक्षा में आता है तो इस तरह से हम बता सकते हैं। इसके बाद लिखते हैं, देखते हैं घात समुच्चय। घात समुच्चय या इसी को हम बोलते हैं पावर सेट। पावर सेट। और मान लीजिए ये घात समुच्चय होता क्या है? घात समुच्चय वह समुच्चय है जो किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय है। घात समुच्चय, मान लीजिए कोई समुच्चय है A जिसके अवयव हैं 1 2 3 4, ये समुच्चय है। तो यदि हम इसके उप समुच्चयों को अगर लिखें, इसके उप समुच्चयों को यदि हम यहां लिखते जाएं तो उन सभी का समुच्चय हो जाएगा घात समुच्चय A का। घात समुच्चय A का उसको हम लिखते हैं PA। यदि हम इसको पूरी तरह से अगर लिखें तो इस तरह से अगर लिखते जाएं, मान लीजिए ये समुच्चय है 1 2 3 4, इसके A के उप समुच्चय अगर हम लिखें A के उप समुच्चय तो क्या क्या होंगे? पहला तो होगा रिक्त समुच्चय, दूसरा हो जाएगा एक अगर संख्या है तो उसको लेकर के चले तो ये 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह से।
यदि हम 2 अंक की संख्याओं को लेकर के अगर चलें तो क्या होगा 1 2, फिर क्या होगा 1 3, फिर क्या होगा 1 4, फिर 2 3 और 2 4, फिर 3 4, एक होगा 3 4, ये हो जाएगा 3 लेकर के चलें तो ये क्या होगा 3 उप समुच्चय 3 अंकों की संख्याओं को लेकर के चलें तो ये हो जाएगा कितना, जैसे हम 1 2 3 को लेकर के चलें तो एक समुच्चय बनेगा, फिर 2 3 4 को लेकर के चलें तो एक समुच्चय बनेगा, और कौन सा बन जाएगा 2 3 4 हो गया। 3 4 1 को भी लेकर बनाया जा सकता है, 1 3 4, फिर 1 2 4 हो सकता है, 1 2 4। इस तरह से यदि हम सभी समुच्चयों को अगर हम लिखते जाएं उप समुच्चयों को, तो इन सभी का जो समुच्चय होगा वो कहलाता है घात समुच्चय। घात समुच्चय, घात समुच्चय जब हम लिखेंगे पावर ऑफ ए तो ये होगा, अब ये जितने समुच्चय हैं उन सभी का एक समुच्चय बन जाएगा। इसके अब अंदर ये समुच्चय को मंझले कोष्ठक के अंदर लिखता है तो मंझले कोष्ठक के अंदर में फिर ये सारे उप समुच्चय जितने भी उप समुच्चय हैं उन सभी को इसके अंदर लिखेंगे इस तरह से। तो ये जो समुच्चय होगा ये समुच्चय कहलाता है घात समुच्चय, किसका ए का घात समुच्चय कहलाता है। इस तरह से जितने भी संभावित उप समुच्चय हैं उन सभी का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। इस चीज को बिल्कुल समझ लेंगे ताकि आगामी जो समय है उसमें हमको किसी तरह का कोई परेशानी ना हो। हम 2 चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं, घात समुच्चय और समष्टि समुच्चय में। तो अब समष्टि समुच्चय में देखें, घात समुच्चय किसी एक समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय है, जबकि समष्टि समुच्चय सभी उप समुच्चयों का समुच्चय है। सभी उप समुच्चयों का समुच्चय है कहने का अर्थ यह है, यहां पर देखें समष्टि समुच्चय, समष्टि समुच्चय या इसी को बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय दोनों एक ही है, सार्वत्रिक समुच्चय कहिए या समष्टि समुच्चय कहिए। तो ये क्या होता है, समष्टि समुच्चय सभी समुच्चयों का समुच्चय है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखते हैं, उदाहरण मान लेते हैं कोई समुच्चय है ए, इसके अवयव हैं 1 2 3। कोई दूसरा समुच्चय है बी जिसके अवयव हैं 4 5 6। एक समुच्चय और है सी, इसके अवयव हैं 8 10 15। तो जो समष्टि समुच्चय होगा, समष्टि समुच्चय, इस समष्टि समुच्चय को हम U से प्रदर्शित करते हैं, U। तो ये हो जाएगा क्या, इसके अवयव जो होंगे वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16 ऐसा यदि है, मतलब यहां समष्टि समुच्चय में देखें तो ये कोई समुच्चय है जिसके अवयव 1 से 16 तक हैं, तो इसके उप समुच्चय हुए ये। ए भी उप समुच्चय होगा इसका, बी भी उप समुच्चय होगा इसका, और सी भी उप समुच्चय होगा इसका। तो इनके क्या समुच्चयों को समष्टि समुच्चय कहते हैं। मतलब ये कि U के जो अवयव हैं वो A, B, C होंगे। U में जो अवयव होंगे वो A, B, C होंगे। ये A, B, C का समूह ही यहां पर रहेगा। तो इस तरह से ये उप समुच्चयों का समुच्चय जो है समष्टि समुच्चय कहलाता है। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा और इसी के आधार पर हम आगे और देखते हैं। उप समुच्चय को अंतराल के रूप में, अंतराल के रूप में उप समुच्चय, अंतराल के रूप में उप समुच्चय। इसमें सबसे पहला है विवृत अंतराल। विवृत अंतराल कोई समुच्चय विवृत समुच्चय कहलाता है यदि अवयव x, कोई समुच्चय A विवृत समुच्चय कहलाता है जब कोई अवयव है A इस तरह से हो कि x जो है A से बड़ा हो और x जो है B से छोटा हो, तब हम इसको विवृत अंतराल कहते हैं, विवृत समुच्चय कहते हैं। यदि इसी तरह से है संवृत समुच्चय या संवृत अंतराल, यदि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय इस तरह से हो, ये संवृत समुच्चय है, संवृत अंतराल है। संवृत अंतराल वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जो इस तरह से हो, कैसे x कोई अवयव हो जहां a लेस देन इक्वल टू हो x के और लेस देन इक्वल टू हो b के, तब हम उसको संवृत अंतराल कहते हैं। विवृत अंतराल में a और b समुच्चय में शामिल नहीं होंगे और संवृत अंतराल में a और b दोनों शामिल होते हैं, इसलिए यहां पर इक्वल का निशान लगा हुआ है और यहां पर नहीं लगा हुआ है। तो ये इस चीज को समझ लेंगे। विवृत अंतराल को इस तरह से दर्शाया जाता है, ए बी को छोटे कोष्टक के अंदर लिख दिया जाता है, ये कहलाता है विवृत अंतराल। और ये कहलाता है, बड़े कोष्टक के अंदर लिखते हैं इस तरह से, ये कहलाता है संवृत अंतराल। ये विवृत अंतराल है और ये संवृत अंतराल है। इसी तरह से होता है अर्धविवृत या अर्ध संवृत। अर्धविवृत अर्ध संवृत मतलब एक तरह से विवृत अंतराल होगा और एक तरफ से संवृत अंतराल होगा। जैसे वास्तविक संख्याओं का समुच्चय A अर्धविवृत या अर्ध संवृत कहलाता है यदि x जहां x इज लेस देन a
और लेस देन या इक्वल टू बी होगा। मतलब ये कि एक तरफ से ओपन और एक तरफ से क्लोज होगा, इस तरह से। तो ये अर्धविवृत या अर्धसंवृत अंतराल कहलाता है। इसी तरह से है अर्धसंवृत एवं अर्धविवृत अंतराल। जो इसमें पहले आता है, जैसे संवृत आया तो इसमें क्या होगा, एक्स जो है पहले लेस देन या इक्वल टू होगा ए और लेस देन होगा बी। तब हम ऐसे समुच्चय को अर्धसंवृत या अर्धविवृत अंतराल में कहते हैं, जहां पर ए तो शामिल है और बी शामिल नहीं है। एक तरफ से संवृत है, एक तरफ से विवृत है। तो इस तरह का जो अंतराल होगा इसको विवृत अंतराल, संवृत अंतराल, अंतराल के रूप में हम वास्तविक संख्याओं को जानते हैं। अब दूसरा है क्या, अंतर अंतराल। अंतर देखेंगे, अंतराल की लंबाई। अंतराल की लंबाई को हम b माइनस ए लिखते हैं। यदि कोई अंतराल है, यदि कोई अंतराल ए बी है, तब b माइनस ए को अंतराल की लंबाई कहते हैं। अंतराल की लंबाई कहते हैं। यह परिसर है, ये कितना उसका विस्तार है इसको प्रदर्शित करता है। इसके बाद हम वेन आरेख पढ़ेंगे। अगला जो वीडियो है उसको पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हम आपको आपकी समस्याओं का हल दिला सकें। धन्यवाद।